अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 13 का जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है डीवैल्यूएशन और उसके नतीजे में जो जेकब बनती है, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, ये आई कैप का जो है ना वो फेवरेट टॉपिक है। इसमें से आई कैप ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में ही जे कर्व को टेस्ट कर रहा होता है। अभी हम आगे चल के ये कर्व देखेंगे जिसके अंदर एक जे शेप की कर्व बन रही होती है, और आई कैप बहुत दफ़ा बहुत फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछता है कि ये कर्व कौन सी कर्व कहलाती है। ठीक है, तो आगे चल के इंशाल्लाह वो भी देखेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आई कैप का फेवरेट टॉपिक आप कह सकते हैं कि बहुत जो है फ्रीक्वेंटली इसमें से आई कैप टेस्ट कर रहा होता है, और ख़ास करके जे कर्व को कर्व दे के पूछ रहा होता है कि ये कर्व कौन सी है, इसका क्या नाम है। चलें टॉपिक की तरफ आते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं कि डीवैल्यूएशन क्या होती है। आपकी करेंसी से कि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाक रुपी हमारी करेंसी है। इसको डीवैल्यूएशन जो है वो करने का क्या मकसद होता है, या अगर पाक रुपी डीवैल्यू हो रही है तो इसके पीछे क्या बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो क्यों डीवैल्यू कर रही होती है, और डीवैल्यू इटसेल्फ है क्या चीज़, किसी करेंसी का डीवैल्यू है ना होता क्या है। डीवैल्यूएशन मीन्स डेलिबरेटली वीकनिंग द डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट अदर्स। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जानबूझ के कमज़ोर करना अपनी डोमेस्टिक करेंसी को बाकी करेंसी की निस्बत। ठीक है, अगर हम बात करें पाकिस्तान रुपीस की, तो अगर हमारी गवर्नमेंट पाक रुपी को जानबूझ के कमज़ोर करे यूएसटी की निस्बत से, कि यूएसटी एक यूएसटी जो है वो 280 का था, तो इसको मज़ीद डिवैल्यू करने का मतलब ये होगा कि एक यूएसटी अब जो है वो शायद 320 रुपये का हो जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये पाक रुपी अब कमज़ोर हुआ है यूएसटी की निस्बत। तो ये डिवैल्यूएशन का प्रोसेस कहलाता है, जिसके अंदर आप जानबूझ के, यानी आपकी जो गवर्नमेंट है, जो आपकी इकोनॉमी चलाने वाले इकोनॉमिस्ट बैठे हैं गवर्नमेंट में, वो जानबूझ के अपनी करेंसी को कमज़ोर करते हैं बाकी करेंसीज के निस्बत। लाइक हमने अभी बात की यूएसडी की या पाउंड्स की, इस तरह की जितनी भी बाकी करेंसीज है फॉरेन करेंसीज, इनके लिहाज से अपनी करेंसी को कमज़ोर करना डिवैल्यूएशन कहलाता है। अच्छा, ये करते कैसे हैं कि ये जानबूझ के रिड्यूस कर देते हैं पार्टी वैल्यू विद इन अ फिक्स रेट सिस्टम। इसमें एक फिक्स रेट सिस्टम बनाया जाता है जिसके तहत आप अपनी वैल्यू को कम कर देते हैं। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या होता है? मकसद ये वैल्यू रिड्यूस करने का ये होता है, या अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने का मकसद ये होता है कि आप रिड्यूस कर सको बैलेंस ऑफ पेमेंट को। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उसको रिड्यूस कर सको। ये कैसे होगा? जब आप अपनी करेंसी को वीक करते हैं, लाइक पहले एक यूएसडी 280 का था। बाहर के जो लोग होंगे वो अगर पाकिस्तान से कोई चीज़ खरीद रहे होंगे तो वो एक यूएसडी में 280 रुपये वाली चीज़ खरीद रहे होंगे। अब अगर एक यूएसडी जो है वो 320 का हो जाए, तो अब बाहर वाले लोग एक यूएसडी में 320 की चीज़ खरीद सकेंगे, मतलब उनको अच्छा खासा 40 रुपये का जो है वो फ़ायदा हो रहा है। कि आपकी करेंसी कमज़ोर हो रही है, तो उनको आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो सस्ती लगेंगी, तो इस डिवैल्यूएशन के प्रोसेस से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती हैं। जबकि दूसरी तरफ बात करें इंपोर्ट की, तो अगर पहले यूएसडी एक जो था वो 280 का था, पाकिस्तान में बैठा हुआ कोई शख्स जो है वो बाहर से कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करना चाहता था, तो 280 रुपये दे के उसको एक यूएसडी की चीज़ मिलती थी। अब वही यूएसडी की चीज़ 320 रुपये दे के आपको खरीदनी पड़ेगी एक यूएसडी की। ठीक है, तो अब जो इंपोर्ट है वो यहाँ के लोकल लोगों के लिए महंगी हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इसको कम कर देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप क्यों अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम करने के लिए डिवैल्यूएशन करते हो, ताकि इंपोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा महंगी लगें यहाँ के लोकल लोगों को, और एक्सपोर्ट जो हैं वो चीपर लगें, सस्ती लगें बाहर वाले लोगों को। अब जब ये अमल किया जाता है, कोई भी गवर्नमेंट अपनी करेंसी को जब डीवैल्यू करती है, तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि फ़ौरन से एक्सपोर्ट बढ़ जाए।
ठीक है, और इंपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाए। ये उसके पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि एक्सपोर्ट को चीपर कर दो और इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर दो, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट कम हो, तो जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक डेफिसिट आ रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, उसको रिड्यूस किया जा सके। अच्छा, होना तो ये चाहिए कि अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें, अगर हम यहाँ पे BOP लिखें कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यहाँ पे हम जो है वो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट या सरप्लस का वर्ड यूज़ करें, और यहाँ पे नेगेटिव BOP या डेफिसिट का वर्ड यूज़ करें, तो आप कहीं यहाँ पे खड़े हो गए। ठीक है, आप कहीं डेफिसिट में हो BOP में, ये आपका टाइम है। तो जब आप डीवैल्यू करोगे अपनी करेंसी को, तो हमने कहा कि इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगी और इंपोर्ट जो है वो कम होगी। तो होना क्या चाहिए कि स्ट्रेट अवे इस तरीके से आपका BOP इम्प्रूव होना चाहिए। मतलब आज आप अगर डेफिसिट पे खड़े हो, कहीं पे आपकी जो है वो से के इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से, और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डेफिसिट में चल रहा है, आज आप इस स्टेज के ऊपर खड़े हो, तो जब आप डीवैल्यू करोगे तो यहाँ से आपकी इकोनॉमी जो है उसमें BOP इम्प्रूव होना शुरू हो जाए और वो फ़ौरन से सरप्लस की तरफ चला जाए। ठीक है, यहाँ पे आप जब यहाँ पे आ जाओगे तो इसका मतलब ये है कि इंपोर्ट इक्वल हो जाए एक्सपोर्ट के, और जब आप इस पॉइंट पे कहीं ऊपर आ जाओगे पॉजिटिव वाली साइड पे, ये ज़ीरो का पॉइंट है, पॉजिटिव वाली साइड पे आ जाओगे तो यहाँ पे क्या हो कि एक्सपोर्ट ग्रेटर हो जाए आपकी इंपोर्ट से। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव था। लेकिन जब भी कोई इकोनॉमी जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती है, तो इस तरह की जो कर्व है वो नहीं बनती जिसमें स्ट्रेट अवे आप डेफिसिट से जो है वो सरप्लस की तरफ स्ट्रेट अवे मूव करना शुरू हो जाओ। एक्चुअली होता क्या है कि से आज आप यहाँ पे खड़े हो, आज आपका BOP जो है वो डेफिसिट में है या नेगेटिव है, आज आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं आपकी एक्सपोर्ट से, तो आज आप यहाँ पे खड़े हो। अब आप एक पॉलिसी बनाते हो जिसमें आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो, ताकि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट है वो कम हो के आप ऊपर की तरफ आओ और सरप्लस की तरफ मूव करो। लेकिन शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है कि आप पहले मज़ीद जो है अपने BOP को मज़ीद नेगेटिव करते हो एक पॉइंट तक, और उसके बाद वो इम्प्रूव होना शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ पे आके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इक्वल हो जाते हैं, और उसके बाद आप देखोगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इम्प्रूव होता जाता है और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो इंपोर्ट से बढ़ जाती है। ये जो एक थोड़ा सा टाइम है ना जहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो मज़ीद डेफिसिट में गया है, ये बेसिकली एक शॉर्ट रन पीरियड है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए आप ये एक्सपीरियंस करोगे जब भी आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करोगे कि थोड़े टाइम के लिए आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद जो है वो डेफिसिट में जाएगा या नेगेटिव होता जाएगा, उसके बाद वो इम्प्रूव होना शुरू होगा और वो पॉजिटिव होता जाएगा एक लॉन्ग टर्म के अंदर। ठीक है, लॉन्ग रन पीरियड में अगर आप इसको देखोगे, तो लॉन्ग रन पीरियड में इसके इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे कि आपकी एक्सपोर्ट बनना शुरू हो जाएगी और आपकी इंपोर्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके पीछे काफ़ी रीजंस है। पहले तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो कर्व बन रही है, इस कर्व को ज़रा आप देखें कि ये कर्व जे शेप में बन रही है, और इसी कर्व को जो है वो जे कर्व भी कहते हैं। और आई कैप ये कर्व आपके सामने क्वेश्चन में देता है और पूछता है इसका क्या नाम है। ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जिसमें से आपने देखना होता है कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे डेफिसिट है, यहाँ पे सरप्लस है। यहाँ से जब डीवैल्यूएशन हुई तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद नेगेटिव हुआ, उसके बाद एक पॉइंट के बाद वो पॉजिटिव होना शुरू हुआ और ऊपर को गई कर्व, तो इसको जे कर्व कहते हैं। आपने इसको पहचानना है। ठीक है, अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है कि जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एक ख़ास टाइम के बाद पॉजिटिव वे में आना शुरू होता है, पहले वो नेगेटिव वे में आता है। यहाँ पे आप आज देखिए, आज आप यहाँ पे खड़े हो कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, तो आपने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया। अब होगा क्या शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन में आप मज़ीद नीचे को जाओगे। यहाँ पे ये नीचे को जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद वर्स होता गया, मज़ीद बुरी तरफ जाता गया, मज़ीद डेफिसिट में जाता गया, मज़ीद नेगेटिव होता गया। और इसके पीछे रीज़न ये थी कि आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो, और जो आपकी इंपोर्ट थी, यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जब आपने डिवैल्यूएशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, ये दोनों यहाँ पे इनइलास्टिक थी। ठीक है,
आपने डीवैल्यू किया, अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से आपकी जो एक्सपोर्ट थी वो सस्ती हो गई और आपकी जो इंपोर्ट थी वो महंगी हो गई। और आप ये चाह रहे थे कि जब इंपोर्ट महंगी हो तो वो कम हो जाए और एक्सपोर्ट जो है जब सस्ती हो तो वो बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर जहाँ पे आप आज खड़े थे, इस स्टेज पे जब आप ये करोगे कि अपनी एक्सपोर्ट को सस्ती कर दो और इंपोर्ट को महंगी कर दो, तो आपकी इंडस्ट्री नंबर वन तो रेडी नहीं होगी कि वो बाहर से सस्ती एक्सपोर्ट की वजह से जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको पूरा कर सके। आप अभी उस स्टेज पे हो ही नहीं। आप इस टाइम पे एक ऐसे मुकाम पे खड़े हो जहाँ पे आपकी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही वीक है, और वो इतनी वीक है कि वो अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो एकदम से अगर ऑर्डर बढ़ें भी तो आपकी इंडस्ट्री उनको पूरा नहीं कर पाती। बाहर से जितने मर्जी एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर्स आ रहे हो, आपकी इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग हुई नहीं है एकदम से कि वो बाहर के ऑर्डर पूरे करना शुरू हो जाए और आपका एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाए और आपकी इंपोर्ट कम हो जाए। ठीक है, एक तो रीज़न ये है कि आपकी इंटरनल इंडस्ट्री जो है वो वीक होती है, उसको आदत नहीं होती बाहर के बहुत सारे ऑर्डर्स को पूरा करने की। अभी उसने अपने पाँव पे खड़ा होना है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप अपनी जो है वो करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो इंपोर्ट वैसे सस्ती हो जाती है, और क्योंकि वो बढ़ नहीं रही होती तो आपकी एक्सपोर्ट जो पहले भी आ रही थी उसकी निस्बत भी आप देखो कि आपने वैल्यू उसकी कम कर दिया, तो जितनी पहले एक्सपोर्ट हो रही थी अब भी शायद उतनी ही हो रही हो, और उनकी वैल्यू भी कम होगी, वो सस्ती भी होगी, जिसकी वजह से मज़ीद इम्पैक्ट आया कि आपकी इंपोर्ट की जो अमाउंट थी वो कम हो गई। अच्छा, अमाउंट दो चीज़ों पे डिपेंड करती है ना। अमाउंट डिपेंड करती है जो प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय जो क्वांटिटी होगी, कि आप कितनी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट कर रहे हो और उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, क्वांटिटी अभी भी सेम है क्योंकि आपकी इंडस्ट्री रेडी नहीं है मज़ीद एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन आपने क्या किया कि अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने की वजह से अपनी प्राइसेस को कम कर दिया। जब प्राइस कम हुई और क्वांटिटी सेम रही तो जो अमाउंट आएगी ना एक्सपोर्ट की, ये मज़ीद कम हो जाएगी। आप जो चाह रहे थे कि अमाउंट जो है ये बढ़े ताकि जब आप प्राइस कम करोगे तो क्वांटिटी बढ़ा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो इनइलास्टिक थी। सेम टाइम पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो इस स्टेज के ऊपर आज के टाइम के ऊपर आपके लोगों को आदत है कि वो बाहर से इंपोर्टेड गुड अच्छी क्वालिटी की चीज़ें जो हैं वो बड़े सस्ते रेट्स पे मंगवा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट ज़्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट कम है। तो जब आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो होगा क्या? डीवैल्यू करने से आपकी इंपोर्ट जो है वो महँगी तो हो गई, ठीक है? लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है? आपको पता है कि अमाउंट जो होगी इंपोर्ट की वो भी डिपेंड कर रही होगी कि किस प्राइस के ऊपर आप इंपोर्ट कर रहे हो और किस क्वांटिटी पे आप इंपोर्ट कर रहे हो। अब क्वांटिटी तो चेंज हो नहीं रही क्योंकि यहाँ पे इनइलास्टिक है। आपके लोगों को जो है वो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करने की आदत है। दूसरा, आपकी अपनी इंडस्ट्री अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपके अपने लोगों की ज़रूरियात पूरी करे, तो स्टिल उनको इंपोर्ट बाहर से ही करनी पड़ रही होगी। तो क्वांटिटी यहाँ पे भी सेम ही है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने से अपनी प्राइस जो इंपोर्ट की थी उसको बढ़ा दिया। तो अब जब प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी सेम रही, तो इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो अभी पहले शॉर्ट रन के अंदर इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपकी इंपोर्ट जो है वो मज़ीद बढ़ रही होगी इन टर्म ऑफ रुपीज़, ठीक है? या पैसे की टर्म में देखें तो इंपोर्ट मज़ीद बढ़ गई होंगी और आपकी जो एक्सपोर्ट है वो मज़ीद कम हो गई होगी। तो जिसकी वजह से आपका डेफ़िसिट जो है वो एक दफ़ा बढ़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद वर्स हो जाएगा, बहुत बुरी स्टेज पे मज़ीद जाना शुरू हो जाएगा और ये आपको कब नीचे को आती हुई नज़र आएगी। फिर एक टाइम के बाद जब आपकी इंडस्ट्री थोड़ी स्ट्रॉन्ग होना शुरू होगी, उनको पता होगा कि यार हमारी एक्सपोर्ट सस्ती हैं, बाहर से ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो चीज़ें मज़ीद बनाना शुरू करेंगे, मज़ीद उनके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री को वो थोड़ा-सा एक्सपेंड करेंगे, अपने प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ाएँगे, अपनी क्वालिटी को बेहतर करेंगे और इस टाइम के अंदर आपकी अब एक्सपोर्ट के लिए जो है ना इंडस्ट्री वो तैयार हो रही होगी, बल्कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आके वो तैयार हो गई होगी। अच्छा, दूसरी साइड पे आपके लोगों को ये पता लगेगा कि यार एक्सपोर्ट तो हमारी जो सॉरी इंपोर्ट जो है हमारी, वो तो बहुत महँगी पड़ रही है हमें। और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसमें ये चीज़ें मिल रही हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, इसका सब्स्टिट्यूट अब बन रहा है। तो आपके लोगों को ये थोड़ा-सा यहाँ पे आके नॉलेज होना शुरू होगा कि जो आपकी इंपोर्ट है वो महँगी है
और आप लोकली अगर परचेज करो तो सस्ता है। तो उसके बाद आपके जो लोग होंगे वो इंपोर्ट को कम करना शुरू करेंगे और लोकल चीज़ों के ऊपर रिलाई करेंगे, तो इंपोर्ट भी कम होना शुरू होगी, जिससे आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता जाएगा और ये कब पॉजिटिव हो जाएगी, एक स्टेज पे आएगी कि ये दोनों इक्वल होंगे, उसके बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये बेसिकली जे कर्व का कॉन्सेप्ट है। अब हम यहाँ पे जो भी बातें की हैं इसको ज़रा थोड़ा सा टेक्स्ट की सूरत में पढ़ते हैं कि जे कर्व बनने के पीछे रीजंस क्या हैं। जे कर्व बनी दो हिस्सों में। एक हिस्सा वो था जो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, ठीक है, जिसमें आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन थी वो मज़ीद वर्स हुई। ये एक शॉर्ट रन का पीरियड था, ठीक है। तो इसको देखते हैं पहले। इन शॉर्ट रन, इन इलास्टिक एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, इस टाइम पीरियड के अंदर जो एक शॉर्ट रन था, थोड़ा सा टाइम पीरियड था, इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट भी इन इलास्टिक थी और इंपोर्ट भी इन इलास्टिक थी। आपने जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया तो आपकी एक्सपोर्ट चीपर हो गई, ठीक है, सस्ती हो गई, और आपकी इंपोर्ट जो है वो महंगी होगी। यही आप करना चाह रहे थे और ये आपने अचीव किया। लेकिन जो आप ये चाह रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में जाए, उसके लिए मसले आए। क्यों? डिमांड फॉर एक्सपोर्ट जो थी वो इंक्रीज तो हुई, लेकिन ड्यू टू लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी फर्म्स मेन अनएबल टू सस्टेनली इंक्रीज इट्स एक्सपोर्ट इमीडिएटली। क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट इस टाइम इन इलास्टिक थी, तो आपकी बेशक डिमांड बढ़ी, डिमांड जो थी एक्सपोर्ट की वो बेशक इंक्रीज हुई, लेकिन आपके पास जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी ना, ये लिमिटेड थी, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री अभी रेडी ही नहीं थी इस चीज़ के लिए कि बाहर के जो ऑर्डर्स बढ़े हैं, बाहर की जो डिमांड बढ़ी है आपकी एक्सपोर्ट के लिए, उसको पूरा करें। तो इस लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी की वजह से फर्म्स अभी भी अनएबल थी कि वो इंक्रीज़ कर सकें अपनी एक्सपोर्ट को फ़ौरन से, और यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट आपको नज़र आएगी कि इन इलास्टिक थी। सेम टाइम पे अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो आपकी डिमांड फॉर इंपोर्ट जो है वो डिक्रीज तो हुई, लोगों ने कोशिश किया कि इंपोर्ट ना करें, लेकिन आपकी जो सब्सिट्यूट थे ना, लोकली बन रहे थे, जो इंपोर्ट्स के सब्सिट्यूट थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ा कि आपकी अभी इंडस्ट्री ही इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जिसकी वजह से डिक्रीज इंपोर्ट वॉल्यूम जो था वो पॉसिबल ही नहीं था। यहाँ पे आपकी इन इलास्टिक इंपोर्ट्स भी थी। तो इस वजह से हमने शॉर्ट रन के अंदर देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो था हमारा, या ट्रेड बैलेंस जो था वो मज़ीद बुरा हुआ, वर्स हुआ। अच्छा, फिर लॉन्ग रन की बात कर लेते हैं। इस स्टेज के बाद जब आपकी जे कर्व जो है वो ऊपर की तरफ जाना शुरू हुई, तो ये लॉन्ग रन पीरियड था। इस पीरियड में क्या हुआ? इस पीरियड में आपकी जो एक्सपोर्ट है और जो इंपोर्ट है वो दोनों जो थी वो इलास्टिक होना शुरू हो गई। एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर वाइल इंपोर्ट बिकम एक्सपेंसिव। जब आपने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया तो ये दो आपने काम किया, आपने अपने एक्सपोर्ट को चीपर कर दिया और अपनी इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर दिया। अब टाइम के साथ साथ थोड़ा टाइम जो था, शॉर्ट रन का टाइम था, उसमें आपकी लोकल इंडस्ट्री ने स्ट्रगल किया, लेकिन अब क्या होगा, लॉन्ग रन में क्या होगा कि फर्म्स जो हैं वो इस काबिल हो जाएंगी कि वो जो डिमांड बढ़ रही है ना एक्सपोर्ट के लिए, उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, उसको पूरा कर सकें, तो आपकी जो एक्सपोर्ट है वो इलास्टिक हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे कि सब्सटेंशियल डिक्रीज आएगा इंपोर्ट की डिमांड में भी, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ लोकल इंडस्ट्री भी सब्सिट्यूट बना रही है इंपोर्ट का, ठीक है, और वो लॉन्ग रन के अंदर लोग उसके ऊपर जो है वो स्विच होना शुरू हो जाएंगे, बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय अब अपनी लोकल इंडस्ट्री से जो सब्सिट्यूट तैयार हो रहे हैं उनको ख़रीदना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे आके इंपोर्ट भी इलास्टिक हो जाती है। तो इस तरह जो है लॉन्ग रन के अंदर जो है वो ट्रेड बैलेंस इम्प्रूव होता है। अच्छा, इस पॉलिसी की इफेक्टिवनेस जो है उसके बारे में बात करते हैं। क्या पॉलिसी थी हमारी? पॉलिसी थी कि हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करें। इस डीवैल्यूएशन की पॉलिसी को अगर हम देखेंगे ये कितनी इफेक्टिव होती है, इस पे बात करें। द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी डिपेंड ऑन, तो ये डिपेंड करती है कुछ चीज़ों के ऊपर। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट। पहले तो हम कर लेते हैं कि प्राइस अगर इंपोर्ट की चेंज हो तो उसकी डिमांड के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है, वो कितनी इलास्टिक होती है। प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर लेते हैं डिमांड फॉर इंपोर्ट की। इफ़ डिमांड इज़ इन इलास्टिक, ठीक है, जब आपने पॉलिसी स्टार्ट की थी तो अगर आपकी डिमांड इन इलास्टिक हो कि बेशक प्राइसेस इंपोर्ट की कम भी हो जाए लेकिन आपकी डिमांड ना कम हो रही हो, तो होगा क्या? देन अ राइज इन प्राइस ऑफ इंपोर्ट विल नॉट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस
द इंपोर्ट। फिर होगा क्या कि बेशक इंपोर्ट की प्राइस तो बढ़ गई है, लेकिन आपकी इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो कम नहीं हो रही होगी, क्योंकि इंपोर्ट की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, एक इंपोर्ट की प्राइस और दूसरा क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी से आप इंपोर्ट कर रहे हो। तो अगर ये इन इलास्टिक है क्वांटिटी, तो ये तो सेम रही होगी, लोगों ने फिर भी इंपोर्ट ही करनी है, तो आपने प्राइस को बढ़ा दिया, प्राइस इंक्रीज होगी और आपकी क्वांटिटी सेम रही, तो भाई इंपोर्ट फिर अगर हम देखें वैल्यू में तो इंपोर्ट बड़ी होगी, क्योंकि अगर हम कहेंगे पहले प्राइस जो थी वो 20 रुपये थी और आप जो है वो 10 यूनिट्स इंपोर्ट करते थे, तो वो पहले आपको कितने के पड़ते होंगे, आपकी इंपोर्ट जो हो रही होगी वो 200 की हो रही होगी। अब आपने इसको बढ़ा दिया जबकि ये सेम ही रही, तो अब जब ये प्राइस बढ़ के 30 होगी तो अब आपकी इंपोर्ट देखें, इंपोर्ट 300 की होगी। तो वो आप जो करना चाह रहे थे कि आप अपनी करेंसी को डीवैल्यू करके इंपोर्ट को कम कर रहे थे, वो बजाय कम होने के एक शॉर्ट रन के अंदर वो पहले इंक्रीज होगी, क्योंकि आपकी जो डिमांड की प्राइस इलास्टिसिटी थी वो इन इलास्टिक थी। It will however increase total expenditure on import, thus deepening the deficit। तो इससे क्या होगा कि 200 से 300 पे इंपोर्ट चली जाएगी और मज़ीद आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ जाएगा। डिमांड जो है वो इंपोर्ट के लिए क्यों इन इलास्टिक हो सकती है, उसके पीछे रीजंस क्या हैं कि आप कहें कि क्यों आपकी इंपोर्ट जो थी वो इन इलास्टिक थी। तो फॉर्मली अगर बात करें तो लोगों की प्रेफरेंस होगी ओवरसीज़ गुड्स के लिए। आपकी अपनी इंडस्ट्री इतनी अभी सॉलिड नहीं थी, इतनी तैयार नहीं थी, तो आप जो सब्स्टिट्यूट बना रहे हो इंपोर्ट का वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो लोग प्रेफर करते होंगे, उनको आदत होगी कि वो ओवरसीज़ गुड्स को यूज़ करें या इस्तेमाल करें, उनको इंपोर्ट की आदत होती है। एक तो रीज़न ये है जिसकी वजह से आपकी डिमांड फॉर इंपोर्ट इन इलास्टिक होती है कि आपके लोग आदी होते हैं कि वो इंपोर्टेड गुड यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक फर्म्स टू रिप्लेस इंपोर्ट। आपकी इंडस्ट्री जो है वो कमज़ोर है, ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट जो है वो इन इलास्टिक है, कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो कमज़ोर है और वो डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो रिप्लेस ही नहीं कर रही इंपोर्ट वाली चीज़ों को। जो आप बाहर से ख़रीदते हो वो आपकी डोमेस्टिक फर्म्स अभी बना ही नहीं पा रही, वो इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है कि वो उनको पता चले कि लोग अब जो है वो कोशिश कर रहे हैं इंपोर्टेड गुड्स छोड़ के लोकल गुड्स खरीदने को, तो वो इतनी फ्लेक्सिबल ही नहीं है, उनके पास अभी इतनी ताकत ही नहीं है कि वो इंपोर्ट्स को रिप्लेस कर सकें। तीसरे नंबर पे ये है कि अगर आप डिपेंड करते हो ना इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और फूड वगैरह या मेडिसिन वगैरह की चीज़ों के ऊपर, तो फिर बहुत मसला है। ये जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल कह लें, फूड कह लें, मेडिसिन कह लें या बेसिक नेसेसिटीज जो है वो आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो इनकी डिमांड वैसे ही इनइलास्टिक होती है। ठीक है, ये आप इनकी डिमांड कम नहीं कर सकते। हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, जो कि प्राइस बढ़े भी तो तब भी इनकी डिमांड कम नहीं होती। तो अगर आप ऐसी चीज़ें ही इंपोर्ट कर रहे हो तो चाहे वो महंगी भी हों लेकिन उनकी डिमांड कम नहीं होगी, क्योंकि वो नेसेसिटीज़ में आ रही होंगी। अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पे बना के बाहर एक्सपोर्ट करनी है, उसके लिए आप रॉ मटेरियल ही इंपोर्ट कर रहे हो तो उसकी डिमांड इन इलास्टिक होगी। अगर आप खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन वगैरह इस तरह की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो तो उनकी डिमांड इन इलास्टिक होगी, चाहे इंपोर्ट की प्राइस बढ़ रही हो, आपको इंपोर्ट महंगी भी लग रही हो लेकिन आप उसकी डिमांड नहीं कम कर सकोगे। तो ये 3 रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपकी इंपोर्ट जो है वो इनइलास्टिक होती है। अब अगर हम एक्सपोर्ट की बात कर लें तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट, इसकी बात करें तो अब हम देखते हैं इफ़ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इस प्राइस इन इलास्टिक, अगर हमने देखा कि शॉर्ट रन के अंदर वो प्राइस उसकी इन इलास्टिक थी, तो फिर क्या होगा, अ फॉल इन देयर प्राइस विल नॉट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एक्सपोर्ट। तो सिर्फ उनकी प्राइस कम होने से हमारी एक्सपोर्ट की जो अमाउंट है वो नहीं बढ़ेगी। इट विल however रिड्यूस टोटल इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट, दस डीपन द डेफिसिट। तो उससे क्या होगा कि आपकी इवन के जो एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो मज़ीद कम होगी। आप अगर पहले, अगर हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो पहले उसकी प्राइस जो थी वो क्या थी और उसकी क्वांटिटी क्या थी, इसको देखते हैं। देखिए स्टेज 1 के ऊपर जब आपने ये पॉलिसी स्टार्ट की कि आप डिवैल्यू कर दें अपनी करेंसी को, तो उस टाइम आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू थी 20 और आप जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे थे वो थी 10, तो आप 200 की एक्सपोर्ट कर रहे थे, से हम अज्यूम कर रहे हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपने ये सोचा कि हम अपनी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं। ठीक है, तो आपने उसको डीवैल्यू किया। डीवैल्यू करने से क्या हुआ कि आपकी एक्सपोर्ट जो थी वो तो इनलास्टिक थी, ठीक है, वो तो 10 ही रही, क्वांटिटी 10 ही रही।
लेकिन आपने डीवैल्यू करके अपनी प्राइस को कम कर दिया, तो अब आप देखो कि आपकी एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है वो 100 रह जाएगी, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर। तो वो मज़ीद आपका जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा ही। डिमांड फॉर एक्सपोर्ट में बी इन इलास्टिक ड्यू टू, तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये जो क्वांटिटी थी ये चेंज क्यों नहीं हुई, ये इन इलास्टिक क्यों थी? उसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी जो क्वालिटी थी ना एक्सपोर्ट की, वो ही बहुत पुअर थी। तो आपको जो बाहर से आपकी चीज़ें खरीद रहे होंगे बैठे हुए, उनको पता होगा कि यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें नहीं बनाते, तो अब आपकी इवन के सस्ती भी हो एक्सपोर्ट, वो उसको ज़्यादा नहीं खरीदेंगे। तो एक तो रीज़न ये है। ठीक है, दूसरे नंबर पे रीज़न ये है कि आपकी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो फ्लेक्सिबल ही नहीं हैं कि वो एडवांटेज ले सकें कि एक्सपोर्ट की अगर डिमांड भी बढ़ रही हो, अगर ये क्वांटिटी बढ़ भी रही हो, तो वो इस काबिल हों कि इसको बढ़ा सके क्वांटिटी को। डिमांड बढ़ रही है कि बाहर से लोग कह रहे हैं कि 15 यूनिट्स आप बेचो एक्सपोर्ट के, लेकिन आपकी अब डोमेस्टिक फर्म्स जो हैं वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इसका फ़ायदा ले सकेंगे, बाहर से जो ऑर्डर्स इंक्रीज़ हुए हैं एक्सपोर्ट सस्ती होने की वजह से, उसको पूरा कर सकें, तो वो स्टिल 10 यूनिट्स ही बेच रहे होंगे। ठीक है, तो होता क्या, अब ज़रा इसको हम सम अप करते हैं। आपकी इकोनॉमी में डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। आप एक पॉलिसी अडॉप्ट करते हो कि आप डीवैल्यू कर दोगे करेंसी को। ठीक है, जब आप ये करते हो तो होता क्या है उसके रिजल्ट में कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाती हैं और इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाती हैं। शॉर्ट रन के अंदर अगर हम देखें तो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इन इलास्टिक हैं। तो आपके पास जो पैसे आएंगे ना वो कम आना शुरू हो जाएंगे और पेमेंट्स जो है वो बढ़ जाएंगी, जिससे एक दफ़ा तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट मज़ीद बुरी कंडीशन में जाएगा, वर्स होगा। लॉन्ग रन की बात करें तो जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इलास्टिक हो जाएंगी तो फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा पैसे आएंगे और कम पेमेंट आप करोगे, तो फिर आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो इम्प्रूव होगा। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि हम इस तरीके से कर रहे थे कि ये आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट था, ठीक है, यहाँ पे सरप्लस था और यहाँ पे डेफिसिट था, आप कहीं यहाँ पे थे पहले। आपने क्या किया कि यहाँ से अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया और आप पहले नीचे गए कुछ अर्सा शॉर्ट रन के अंदर, फिर आपकी कर्व जो थी वो ऊपर चली गई। तो आप अब कहाँ पे हो, आज आप सरप्लस पे खड़े हो। ठीक है, अब सरप्लस पे हो तो आपने सोचा है कि आप रीवैल्यू करो अपनी जो है वो उसको करेंसी को रीवैल्यू करना चाह रहे हो। आपने कहा बड़ा टाइम हो गया जब हमने अपनी करेंसी को डिवैल्यू किया था, तो अब इसको थोड़ा बेहतर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो अगर आप रीवैल्यूएशन की पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, अपनी करेंसी को बढ़ाते हो, देखिए पहले आपकी करेंसी जो थी वो एक यूएसडी जो था वो 230 रुपये के बराबर था, तो अब आप चाह रहे हो कि भाई एक यूएसडी जो है वो 180 का हो जाए, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, अपनी करेंसी को रीवैल्यू करना चाह रहे हो, इसको बेहतर बनाना चाह रहे हो। जब आप ऐसा करोगे ना तो एक इन्वर्स जे कर्व बनेगी, ठीक है, उल्टी जे कर्व बनेगी, जैसे ये कर्व थी ना, अब ये एक उल्टी जे कर्व बनेगी। यहाँ से आप जब आपने रीवैल्यू किया तो आप ये चाह रहे होगे कि हो क्या, कि आपकी एक्सपोर्ट जो है वो अब कम हो जाए और इंपोर्ट थोड़ी सी बढ़ जाए। लेकिन जब आप इस स्टेज पे आओगे तो आप स्ट्रेट वे इस साइड पे नीचे को नहीं आओगे, पहले आप ऊपर को जाओगे और उसके बाद नीचे को जाओगे, तो ये कुछ इस तरह की कर्व बनेगी, रिवर्स जे कर्व। ठीक है, पहले तो रिवैल्यूएशन को समझते हैं। रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन रिमूव करता है करंट अकाउंट सरप्लस को। ठीक है, हम कह रहे हैं कि आज हमारे पास जो है वो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो से के ज़्यादा हैं आपकी इंपोर्ट से, तो आपके पास क्या आ रहा होगा, आपके पास सरप्लस आ रहा होगा बीओपी में। अब आप इस सरप्लस को कम करने जा रहे हो, इसके पीछे कोई भी रीज़न हो सकती है कि क्यों कम करने जा रहे हो, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप रिवैल्यूएशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट करते हो, आप कहते हो कि अपनी करेंसी को रिवैल्यू करना है, तो सरप्लस बीओपी का जो है वो कम होगा। तो रिवैल्यूएशन रिमूव द करंट अकाउंट सरप्लस बाय मेकिंग एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव। अब आपकी एक्सपोर्ट जो है वो महंगी होनी है और आपकी जो इंपोर्ट है वो सस्ती होनी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिमूव द करंट अकाउंट सरप्लस बाय मेकिंग एक्सपोर्ट एक्सपेंसिव एंड इंपोर्ट चीपर। इफ अ कंट्री रिवैल्यू इट्स करेंसी, करंट अकाउंट बैलेंस एक्सपीरियंस इनवर्स जे कर्व, तो वो इनवर्स जे कर्व बनेगी। ठीक है, आज आप यहाँ पे खड़े हो, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव है, आप चाहते हो कि आप अब इसको कम करो। ठीक है, तो ये एकदम से इस साइड पे नहीं जाएगा। आप देखोगे कि जैसे जे कर्व बनी थी ना, तो वैसे ही अब भी होगा कि यहाँ तक एक शॉर्ट रन पीरियड आएगा जहाँ पे स्टिल आपकी जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो इन इलास्टिक होगी। ठीक है, और उसके बाद ये लॉन्ग रन के अंदर ये जो आगे वाला टाइम पीरियड आएगा लॉन्ग रन वाला,
इसके अंदर जो है लॉन्ग रन के अंदर ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इलास्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप ऐसा करोगे कि आप अपनी करेंसी को रीवैल्यू करोगे तो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो महंगी होगी और आपकी इंपोर्ट जो है वो सस्ती होगी। जब ऐसा होगा तो होना क्या चाहिए, एक्सपोर्ट महंगी हुई है तो लोग जो हैं वो एक्सपोर्ट करना बंद कर दें, बाहर से ऑर्डर आना कम हो जाए और इंपोर्ट जो है वो बढ़ जाए। लोग यहाँ की चीज़ें जो महंगी मिल रही हैं उनको छोड़ के अब सस्ती इंपोर्ट्स की तरफ चले जाएं, लेकिन स्टार्ट में शॉर्ट रन में ऐसा नहीं होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो पॉजिटिव पे बैठे हुए थे तो आपकी बड़ी एक्सपोर्ट की डिमांड थी, आपकी एक्सपोर्ट सस्ती थी तो लोग बाहर से बहुत ज़्यादा खरीद रहे थे। तो स्टार्ट में जब एक्सपोर्ट महंगी होगी तो आपकी कंपनीज के पास कुछ ऑर्डर्स आ रहे होंगे, बाहर के लोग आदि होंगे कि वो आपकी डोमेस्टिक गुड्स को खरीदते होंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो आपकी से कि हम कहते हैं एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है, एक्सपोर्ट की वैल्यू जो है वो एकदम से पहले बढ़ेगी, उसकी प्राइस अब आपने क्या कर दी है, बढ़ा दी है। और अगर क्वांटिटी सेम रही शॉर्ट रन के अंदर तो अब आपकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हमने पीछे जे कर्व में पढ़ा, अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम होगा। इसी तरह इंपोर्ट जो है उसकी वैल्यू अब जो है वो बढ़नी चाहिए, तो होगा क्या, क्योंकि प्राइस उसकी कम हो गई है और क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी तो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू पहले मज़ीद कम होगी, तो आप मज़ीद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होगा कि आपकी एक्सपोर्ट की वैल्यू अमाउंट जो है वो ज़्यादा हो रही है और इंपोर्ट की अमाउंट जो है वो कम हो रही है। उसके बाद लॉन्ग रन के अंदर इसका इफेक्ट आना शुरू होगा और फिर ये कर्व जो है वो नीचे को आना शुरू होगी, तो इसको हम कहते हैं इन्वर्स जे कर्व। Effects of revaluation on current account. Revaluation may remove current account surplus by increasing import and decreasing export. If a country revalues its currency, its current account balance experience inverse J curve. In short run, current account surplus may get bigger before decreasing, और उसके बाद डिक्रीज होगा। तो ये आपने जो जे कर्व है ये और बाद में ये उल्टी जो है इन्वर्स जे कर्व, इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। आपको नज़र आ जाए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ये कर्व जो है सरप्लस से डेफिसिट में जा रही है तो इन्वर्स है, डेफिसिट से सरप्लस में जा रही है तो जे कर्व है। तो ये बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था, इसमें से आई के बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, इसको आपने बहुत अच्छे से करना है। और हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और आपने एक दफ़ा सारे एमसीक्यूज़ करने हैं और एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करना है। जितने भी एमसीक्यूज़ मेरे नोट्स में हैं आप उसको ट्राई करें, आई कैप की बुक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको ट्राई करें। उसमें कुछ गलतियां हैं वो आप मेरे से कंसल्ट करते रहिएगा कि सर यहाँ पे इसका आंसर हमारे मुताबिक तो ये आ रहा है लेकिन आई कैप की बुक में ये है, तो हम उसको साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। बाकी आप इंशाल्लाह ये सारा अगर आप सिलेबस कवर करेंगे, एमसीक्यूज़ अच्छे से करेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आप ये आसानी से पेपर पास कर लेंगे। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट पे आपसे बात होगी। आपके मैसेज का वेट करूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।